केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दोनों ही महत्वपूर्ण फैसले हैं। एक में पावर टॉप में होती है, दूसरे में सब में बनती जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं दीपाली खरे और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बात कर रहा है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण की, जिसको हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि केंद्रीयकरण क्या है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इस अवधारणा में निर्णय लेने की सभी शक्तियां और अधिकार शीर्ष स्तरीय प्रबंधक के पास सुरक्षित रहते हैं। जो अपर लेवल में पावर एक ही के पास रहता है। जितने भी पावर या डिसीजन मेकिंग पावर है वो अपर लेवल शीर्ष प्रबंधक है जो उसके पास रहता है। अब उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे दिल्ली हमारा सेंट्रलाइज्ड है, वहाँ पार्लियामेंट है, तो जो भी लॉज पास होते हैं, एक्ट्स पास होते हैं, उनको है पावर बनाने का। तो ये इस तरीके से सेंट्रलाइज्ड है। हमारी इकोनॉमी सेंट्रलाइज्ड हमने कर दी कि यूटी बना दी दिल्ली को, यूनियन टेरिटरी, और वहाँ पार्लियामेंट बना दिया। तो वहां उससे क्या, सारी शक्तियों का, एक्ट्स पास करने का, रूल्स रेगुलेशन पास करने का निर्णय किसके पास है? सीधे तौर से पार्लियामेंट के पास। तो उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप का वरिष्ठ है उसके पास ही ये पूरा पावर रहता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। सारे ग्रीवियंसेस या जितने भी उसके अंदर अधीनस्थ है उससे रिगार्डिंग मैटर उस व्यक्ति के पास ही, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके पास होता है, शीर्ष प्रबंधक के पास। ठीक है, एक केंद्रीकृत फॉर्म में सभी निर्णय उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। अपर लेवल डिसीजन कौन ले रहा है? अपर लेवल मैनेजमेंट का जो व्यक्ति है वो ले रहा है। यहाँ पे डिसीजन उसके द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, अपर लेवल जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा लिए जाएंगे। तो कोई भी संगठन पूरी तरह से केंद्रीकृत नहीं हो सकता। अब हम ये मान के चलते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि इससे उत्पाद क्षमता बाधित होती है। इससे जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें बाधाएं आती हैं, और साथ ही विभागों और कर्मचारियों को अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने से हतोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर केंद्रीकृत हो रहा है, अगर हम मान रहे हैं, तो उसमें उसकी उत्पाद क्षमता को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कर्मचारी हैं, विभाग है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है और वो हतोत्साहित मतलब डिमोटिवेट महसूस करते हैं। इसीलिए इसके केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन आवश्यक है। तो हम पूरा ना सेंट्रलाइज करके डिसेंट्रलाइज भी कर लें और दोनों में बैलेंस बना के रखें, तो वो भी इसके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। विकेंद्रीकरण। ठीक है, यहाँ हमने सेंट्रलाइजेशन देखा, यहाँ हम डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं। शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार प्रबंधन के सभी स्तरों और सभी विभागों भी प्रत्योजित साझा किया जा सकता है। जो पावर्स हैं और डिसीजन मेकिंग का जो निर्णय है, अब हमने यहाँ सेंट्रलाइजेशन में एक ही व्यक्ति के पास था, हमने यहाँ अलग अलग प्रभागों को बांट दिया, उसमें अंदर मैनेजर्स बना दिए और उनको ये डिसीजन लेने का पावर सौंप दिया। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है। अब विकेंद्रीकरण का ये भी है कि जैसे अब हमने सेंट्रलाइजेशन में दिल्ली देखा, डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके अंदर हमने गवर्नर्स बना दिए, सीएम बना दिए। तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि हर स्टेट का जो सीएम है या गवर्नर है वो अपने डिसीजन ले सकता है स्टेट के रिगार्डिंग। तो ये डिसेंट्रलाइज, इकोनॉमी को हमने डिसेंट्रलाइज तरीके से देखा। तो उसी तरह बिजनेस में भी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने प्रभागों में बांट दिया, उसके अंदर एक मैनेजर हेड बैठा दिया और वही सारे डिसीजंस या शक्तियां उसको हमने सौंप दी है। अब इसका महत्व देख लेते हैं। पहल, तो अधीनस्थों में पहल की भावना विकसित करें, क्योंकि वे स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। अब जो हमारे इंफीरियर हैं या अधीनस्थ हैं, उसमें हम अगर पहल की भावना की तुम ये कार्य पहले करो, तो उसमें वो खुद को एक इम्पोर्टेंट संस्था का प्राणी समझेंगे और साथ में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी आसान समझेंगे। ये है निचले प्रबंधन स्तर के प्रबंधकों को अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति देकर स्वतंत्रता का एहसास दिलाता है कि वो इंडिपेंडेंट है। कोई भी इंफीरियर है संस्था में, तो वो अगर अपना स्वयं डिसीजन ले रहा है तो वो खुद को इंडिपेंडेंट समझता है और इम्पोर्टेंस उसके अंदर महत्व आ जाता है कि इंडिपेंडेंट का। ठीक है, इसके अलावा ये उनमें आत्मविश्वास, इसके साथ ये कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंसी, कि कोई भी कार्य वो अच्छी भावना से कर सकते हैं, उसको बढ़ावा देता है।
जब निचले स्तर के प्रबंधक को शक्ति दी जाती तो वो कई कठिनाइयों का सामना करना और समस्याओं का समाधान करना स्वयं सीखते हैं। अब वो हर चीज के लिए मेन हेड के पास ना जाके, जितने भी हमने यहाँ डिपार्टमेंट्स में मैनेजर्स बनाए हैं तो उनको स्वयं हमने एक शक्ति दी है कि वो खुद डिसीजन ले सके, ना कि अपने प्रबंधक पे डिपेंड हो सके। क्योंकि अगर वो मेन हेड पे डिपेंड हो गए तो कई बार क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में कई बार क्या है, लेट होता है, डिसीजन मेकिंग लेट होता है, इससे कार्य भी प्रभावित होता है। तो ये शक्ति हमने स्वयं उन प्रबंधकों को सौंप दी, जिससे वो कार्य का फ्लो भी बना रहता है और आसानी से डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसका इस्तेमाल करके वो कार्य को आसानी से कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट ना होके। प्रबंधकीय क्षमता, विकेंद्रीकरण उन्हें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और उच्च स्तरीय पदों के लिए तैयार होने की अवसर देता है। ठीक है, वो अपनी कैपेसिटी का यूज करके कोई भी, जैसे यहाँ पे समाधान सुलझा रहे थे कि प्रॉब्लम के लिए एक व्यक्ति पे ना डिपेंड होकर स्वयं उस प्रॉब्लम का समाधान करे, तो उनकी कैपेसिटी निर्भर हो रही है। तो ये उच्च पदों के लिए भी तैयार होते हैं। ठीक है, और भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास करते हैं। मैनेजर की जो कैपेसिटी है या जो इमेज है या जो कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, तो ये उसका विकास कर रहे हैं, क्योंकि अधीनस्थ अपने कौशल विकास और अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो अधीनस्थ होते हैं वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपना नॉलेज यूज करके डिसीजन ले रहे हैं। तो ये एक मैनेजर का भी काम होता है, मैनेजर का भी स्किल होता है। तो ये उनका काम अगर सीख रहे हैं तो ये उच्च पदों के लिए खुद तैयार हो रहे हैं। इससे उनके पेशेवर करियर को आकार देने में मदद मिलती है। तो वो मतलब क्या, अपर लेवल के भी स्किल सीख रहे हैं, तो वो ग्रोथ की संभावना, डेवलपमेंट की संभावना यहाँ अपने आप विकसित हो रही है। चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पे। त्वरित निर्णय लेना, तो ये त्वरित निर्णय लेने में सहायता करता है, क्योंकि निर्णय लेते समय किसी औपचारिक संरचना का अनुमोदन की लंबी औपचारिक श्रृंखला का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। अब वही कि हर काम के लिए आप अपने हेड पे डिपेंड ना होके स्वयं तो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं कि हर काम के लिए आप उन पे ना डिपेंड होके समय और खर्चों की भी बर्बादी को रोक सकते हैं। और साथ में जो एक सौपन श्रृंखला हम अपर मैनेजमेंट में फॉलो करते थे, अपर टू लोअर, तो वो ना लेके अगर डिसीजन मेकिंग हमारे पास आ गया तो हम खुद क्या है, रिपोर्टिंग ले सकते हैं डिपार्टमेंट की। एक व्यक्ति पे डिपेंड ना होके हम सारे पावर खुद रख रहे हैं। ठीक है, तो औपचारिक श्रृंखला का पालन अनावश्यक नहीं होती, मतलब वो शॉपन श्रृंखला की जो हम एक स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन में, वहां उसको ना फॉलो करके हम स्वयं डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल। विकेंद्रीकरण संगठन की प्रभावशीलता का बेहतर मूल्यांकन करने में सहायक होता है। ठीक है, अच्छे से हम इसमें वैल्यूएशन कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण प्रत्येक विभाग के प्रदर्शन का अलग अलग विश्लेषण और मूल्यांकन करने में सहायक होता है। अब हमने क्योंकि पावर्स हर एक विभाग में बांट दिए हैं, तो हम विश्लेषण मतलब कि उसका कर सकते हैं कि ये कौन से एक्सपर्टाइज का डिपार्टमेंट है, और उसका हम वैल्यूएशन कर सकते हैं परफॉर्मेंस के आधार पे भी, गुड है कि बैड है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक विभाग की उपलब्धि के स्तर के साथ साथ संगठन के समान उद्देश्यों में योगदान का भी विश्लेषण किया जाता है। तो इसके साथ से क्या है कि इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हर डिपार्टमेंट की हम परफॉर्मेंस के नाप सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और जो संस्था के उद्देश्य हैं उसमें भी योगदान देके उसको बेहतर बना सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। विकास, डेवलपमेंट। विकेंद्रीकरण प्रबंधकीय दक्षता को काफी हद तक बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, जो मैनेजर कैपेसिटी है विकेंद्रीकरण में, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग का पावर ही अपने हाथ में रख रहे हैं, जो एक मैनेजर का काम होता है, तो इससे प्रबंधकीय कैपेसिटी हमारी काफी बढ़ती है। विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निचले स्तर के प्रबंधकों को अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कई सारे राइट्स जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स हैं उनको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि पावर उनको मिलता है। ये विभिन्न विभागों के प्रबंधकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन को, क्योंकि हर कोई बेहतर करने में लगा हुआ है, तो एक हेल्दी कंपटीशन को ये ग्रो होने में मदद करता है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वे अपना सर्वश्रेष्ठ दे देते हैं कि हम उनके बीच में ये भावना होती है कंपटीशन की कि हमें हमारे डिपार्टमेंट को बेहतर करना है। तो इस भावना के चलते हर कोई काम पे या परफॉर्मेंस को बेटर करने में लगा होता है, जिससे समग्र उत्पादकता और दक्षता बढ़ती है। इससे प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी बढ़ रही है। बेहतर समग्र प्रदर्शन से संगठन को लाभ होता है और इससे इस प्रकार विकास होता है। तो संगठन को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और इस प्रकार वो डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये विकास की ओर ले जाता है। शीर्ष प्रबंधकों का कार्यभार कम, इसमें जो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रबंधक है उनका जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है। अधिकार सौंपने से शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों को
अधिक स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। वो बाकी काम पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अपर मैनेजमेंट के पास ना सिर्फ ऑर्डर्स देना है, बाकी संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करना और सारे कई कार्य होते हैं, तो वो फ्री टाइम उसमें अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे उन्हें अधीनस्थों को कार्य सौंपने में मदद मिलती है और वह नियतम निर्णय जैसे अधिक महत्वपूर्ण और उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फंडिंग कहाँ से कराना, बजटिंग के लिए पैसे लाना, रिसोर्सेज देखना, ये सारे भी काम होते हैं अपर लेवल के। तो अगर जब हम उनने क्या कार्यों को बांट दिया, ठीक है, कार्य सौंप दिया, डिसीजन मेकिंग का पावर दे दिया, तो इससे क्या है, वो फ्री टाइम अधिक जो और संस्था के अधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अधीनस्थों को अपने निर्णय लेने का अधिकार मिलने से शीर्ष स्तरीय प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी कम हो जाती। तो क्या है, क्योंकि सबको हमने डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है, तो वो स्वयं डिसीजन ले रहे हैं, जितने भी विभागों में बैठे हैं मैनेजर्स। तो इससे क्या है, निगरानी, जो बॉस की निगरानी में आप रहते थे कि ये कार्य हुआ कि नहीं, वो काम की अधिकता जो थी, ओवरलैपिंग जो था, वो कम हो जाता है। आप स्वयं डिसीजंस ले रहे हैं और अपने हिसाब से रिपोर्टिंग देख रहे हैं या उसको संचालित कर रहे हैं। तो ये निगरानी का जो स्ट्रिक्टनेस थी वो भी कम हो गई, और वो प्रबंधक उच्च स्तर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब प्रत्योजन और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर, अब क्या इसमें है, प्रतिनिधि मंडल जो अभी हमने पढ़ा था और विकेंद्रीकरण में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनका नेचर देख लेते हैं। कार्य सौंपना आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता। अब यहाँ हमने इसीलिए वर्क डिवीजन किया था, क्योंकि हम मानते हैं कि एक व्यक्ति सारा संस्था का कार्य नहीं कर सकता, तो यहाँ हमने कार्यों को सौंपा था। जबकि यहाँ विकेंद्रीकरण में निर्णय लेने की शक्तियों को निचले स्तर के प्रबंधन के साथ साझा करना शीर्ष प्रबंधक का विकल्प या विवेक है, ठीक है। ये अपर लेवल मैनेजमेंट का जो मैनेजर है, वो अपने विवेक से, कौशल से उनको डिसीजन मेकिंग का, निचले स्तर के जो प्रबंधक है उनको डिसीजन मेकिंग का पावर दे रहा है, ठीक है। कार्यवाही की स्वतंत्रता, अधीनस्थों को अपने निर्णय लेने की कम स्वतंत्रता। जो यहाँ पे क्या है, जो अधीनस्थ इंफीरियर होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं दिया जाता, कम इंडिपेंडेंस दी जाती है। यहाँ निर्णय लेने का पावर और उसकी स्वतंत्रता खुद है, क्योंकि वो खुद ही स्वयं डिसीजन ले रहे हैं, एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। स्थिति, वरिष्ठों को बोझ साझा करने का लक्ष्य, ठीक है। अब यहाँ वरिष्ठों के पास बोझ ज्यादा रहता है, ठीक है, उनका लक्ष्यों पे वो ध्यान केंद्रित कम कर पाते हैं। इनका उद्देश्य निर्णय लेने में निचले स्तर के प्रबंधक को शामिल करना है। जितने भी निचले यूनिट्स बनाए हमने, प्रभाग बनाए, उसमें डिफरेंट जो मैनेजर्स बनाए, डिसीजन लेने से उनका बोझ, अपर लेवल वालों का बोझ जो है वो कम हो जाता है। दायरा, ठीक है, लिमिटेशन देखते हैं। संकीर्ण दायरा, वरिष्ठ और उसके तत्काल अधीनस्थ तक सीमित, ठीक है। यहाँ जो दायरा है वो सीमित है, क्योंकि ये अधिकार और जो उत्तरदायी है वो वरिष्ठ और जो उसका अधीनस्थ है उस तक सीमित है। यहाँ पे एक्सपेंड है, जो दायरा है वो एक्सपेंड है, शीर्ष से निचले स्तर के प्रबंधक निर्णय लेने के अधिकार, क्योंकि हमने यहाँ निर्णय लेने की स्वतंत्रता शीर्ष से निचले स्तर तक जो बैठा है सबका अलग अलग है, वो एक व्यक्ति पे डिपेंड नहीं है, तो ये अधिकार का दायरा यहाँ पे ज्यादा है। उद्देश्य देख लेते हैं। वरिष्ठों को उच्च प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना। जो वरिष्ठ हैं वो, उनकी प्राथमिकता क्या है और जो कार्य हैं उस पे वो ध्यान फोकस कर सकते हैं। यहाँ निर्णय लेने में अधीनस्थों की भूमिका बढ़ाना। यहाँ क्या है, निचले स्तर में जितने भी मैनेजर्स बैठे हैं उनके इंडिपेंडेंट, उनको ये महसूस कराना कि आप संस्था के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग पावर, राइट्स उनको सौंपे गए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है निचले स्तर के प्रबंधकों को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के बीच में क्या अंतर है वो देख लेते हैं हम, डिफरेंस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है अधिकार। तो प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर अधिकार अभी भी कुछ ही हाथों में केंद्रित है, ठीक है। जो उच्च स्तर का प्रबंधक है उसी के हाथ में सारे पावर्स होते हैं, जबकि यहाँ पे प्रबंधन के निचले स्तर को अधिकार दिए जाते हैं। यहाँ निचले स्तरों तक पावर और डिसीजन पावर, राइट्स और डिसीजन मेकिंग पावर दिए गए हैं, ठीक है। तो यह निचले स्तरों तक है। रचनात्मकता, मध्यम एवं निम्न स्तर के प्रबंधकों की रचनात्मकता बाधित होती है, ठीक है, क्योंकि डिसीजन एक को लेना है, सारे नए तरीके जो है काम करने के वो एक ही व्यक्ति कर रहा है। तो यहाँ जो निचले वाले हैं उनकी जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी, वो अपना कम यूज कर पाते हैं, जबकि यहाँ सभी स्तर पर रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित मिलता है। हर व्यक्ति खुद डिसीजन ले रहा है, तो अपने नए व्यूज, कौन सी कंडीशन में क्या चीजें सही होंगी, कंडीशन के हिसाब से लाभ उठा के अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है। तो यहाँ क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। कार्यभार,
शीर्ष स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यभार में वृद्धि, जो वर्कलोड होता है, क्योंकि एक ही को डिसीजन लेना, एक को ही हमने क्या है कार्य ग्रसित किया हुआ है कि एक ही सारे डिसीजन लेगा, एक भार एक पे ही है, तो यहाँ ज्यादा कार्यभार है। अधिकार और जिम्मेदारी साझा होने के कार्यभार कम हो गया, क्योंकि अब हमने यहाँ पे निचले स्तरों में राइट्स और ड्यूटीज बांट दी हैं, तो वर्कलोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिनिधि मंडल का दायरा, प्रतिनिधि मंडल का दायरा सीमित है, यहाँ क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि सत्ता कुछ ही हाथों में केंद्रित है, क्योंकि सत्ता एक ही के हाथ में है, एक ही को पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो उसके हेड को ही सारे डिसीजन लेने हैं, तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन है। अब प्रतिनिधि मंडल का दायरा व्यापक हो गया, यहाँ एक्सपेंड है, क्योंकि प्राधिकार का हस्तांतरण किया जाता है, यहाँ ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज हो गया, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल का जो दायरा है वो एक्सपेंशन में है, ठीक है, एक्सपेंड हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अधीनस्थ पहल, तो यहाँ पे देखते हैं अधीनस्थ पहल के दायरे को सीमित करता है, क्योंकि श्रमिकों को पूर्व निर्धारित मार्ग का अनुसरण करना होता है, ठीक है, जो पहले से लॉज या जो प्रिंसिपल्स बने आ रहे हैं, तो अधीनस्थ उसी का अनुसरण करें, उसी का रिपीटेशन करें कि ये चल, तो उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं ऐड हो पा रही है, ठीक है। सीमित है क्योंकि श्रमिकों को पूर्व निर्धारित, मतलब जो उनके जो मैनेजर्स करेंगे वही श्रमिक को वही रिपीट करा, काम करने की वही दायरे, वही जो पुरानी तकनीकें चली आ रही उन्हीं तरीकों से कार्य कराया जाता है, उसका रिपीटेशन या अनुसरण किया जाता है। जबकि यहाँ अधीनस्थों को आवश्यक कार्य स्वतंत्रता प्राप्त कर उन्हें आगे और पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कि पहल, यहाँ पहल क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है कि आप ये कार्य पहले करो, आपकी पहल क्षमता अधिक होनी चाहिए, आप, क्योंकि संस्था का महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है, तो हर किसी के विचार और पहल को महत्वपूर्ण तरीके से साझा किया जाता है, जिसमें वो अपने जो निर्णय लेने के डिसीजन में भी उनके झलकता है, तो यहाँ दायरा ज्यादा है। निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यहाँ स्लो है, यहाँ क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया स्लो है, क्योंकि सत्ता केवल शीर्ष प्रबंधन के हाथों में होती है, ठीक है। अपर लेवल से बॉस हो गए, सीईओ हो गए, डायरेक्टर हो गए, इनको ही सारे संस्था में व्यक्तियों से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, तो यहाँ पे सत्ता क्या है, केंद्रित हो गई है, सेंट्रलाइज्ड हो गई, कोई भी कार्यवाही करने से पहले समस्या का कई स्तरों से गुजरना पड़ता है, तो ये डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, क्योंकि एक ऊपर समस्या जाएगी, फिर वो सुनेंगे, फिर उस पर कार्यवाही करेंगे, तो इससे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत इफेक्ट होता है, स्लो होता है, क्योंकि प्राधिकारी कार्यवाही के लिए निकट होता है, इसलिए निर्णय शीघ्रता से होता है। यहाँ डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है, क्योंकि हमने निचले स्तरों में प्रबंधकों को राइट्स और ड्यूटीज सौंप दी, डिसीजन मेकिंग पावर सौंप दी है, कई शक्तियां सौंप दी हैं, तो वो डिसीजन भी स्वयं कंडीशन के अनुसार लेके समस्या का समाधान करके लेते हैं, जिससे क्या है, कार्य प्रभावित नहीं होता है। सही बैलेंस के साथ विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण एक संस्था को स्मूथ बनाने में बहुत मदद करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।